अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। फ्लूइड डायनामिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लेक्चर 6 में हमने पढ़ना है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेरिवेशन है, सब चीज देखेंगे डिटेल से। ये अगेन उन चंद टॉपिक्स में से है जिसकी डेरिवेशन गलत पढ़ाई जाती है और किताबों में भी गलत ही दी होती है। जब मैं आपको ड्राइव कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गलत कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों गलत है और सही कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी किताबों में गलत होती है, अच्छी किताबों में सही डेरिवेशन भी दी होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, फिर आपने आखिर में फैसला करना है कि आपको आज तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वो ठीक था या गलत था। साथ ही साथ इससे रिलेटेड हमारे पास पेपर के अंदर जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए वो भी सारे देखेंगे यहां पे। ठीक है, स्टार्ट करें। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली की स्पेलिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं है, BERNOULLI लिख लो यहां पे। ज्यादा से ज्यादा कोई मसला होगा, एक आधा एल ज्यादा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बर्नौली आके आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चे, लेक्चर नंबर 5 में हमने हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पार्ट पढ़ा था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं क्योंकि हमने वहीं से आगे पूरी बेस बनानी है। हमने ये बात पढ़ी थी कि भैया अगर हमारे पास ये मान लो एक कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। देखो यहां पे एरिया छोटा है, आगे जाते जाते एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमें पता है यहां से हमारे पास जो है ना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी कि फ्लूइड एक एंड से दाखिल होता है और भैया जी मूव करते हुए दूसरे एंड से निकल जाता है। और ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके बारे में हमें पता है कि ये आइडियल फ्लूइड है। सर आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो इनकंप्रेसिबल हो। इनकंप्रेसिबल मतलब अगर मैं यहां से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये फ्लूइड के पार्टिकल दबेंगे नहीं, डेंसिटी चेंज नहीं होने देंगे, आगे से निकल जाएंगे। इनकंप्रेसिबल है, आप फोर्स बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, मास पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। फिर हमने बात की थी ये फ्लूइड फ्लो कैसा है, लेमिनार है, स्ट्रीमलाइन है, स्टेडी फ्लो है। यानी कि ये अगर एक पॉइंट है, यहां से पहला पार्टिकल गुजरा, उसकी जो वेलोसिटी है दूसरे की भी वही, तीसरे की भी वही, एक जैसा पाथ फॉलो करते हुए जा रहे होंगे। और क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था फ्लो इररोटेशनल है। इररोटेशनल मतलब ये सारे पार्टिकल्स की जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो, कहीं पे वॉर्टेक्स नहीं बनेगा, एडी नहीं बनेगा। अच्छा ये सब बातें अगर आपको भारी भारी लग रही हैं तो ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेमिनार फ्लो का एक अलग लेक्चर था जिसमें फ्लूइड फ्लो के कॉन्सेप्ट बताए थे, वो था गालिबन लेक्चर नंबर 4। फिर लेक्चर 5 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरी ड्राइव करी थी मैंने। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बर्नौली प्रिंसिपल वैसे भी समझ में आएगा सारा। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ा इररोटेशनल फ्लो था। ठीक है, फिर हमने क्या चीज देखी थी, जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है बच्चे वो नॉन विस्कस होता है, विस्कोसिटी का कोई मसला नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी वो ये कहती थी भाई साहब कि आपने इस एंड से जितना मास फ्लूइड का टी टाइम में दाखिल किया उतना ही मास यहां से क्या होगा, बाहर आएगा। सर आसान करके रिवाइज करा दें। आसान ये है, मान लो भैया आपके पास एक पाइप है, उसमें पूरा पानी 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 भरा हुआ है, कोई टेक्निक लगाई हुई, पानी गिर नहीं रहा। मैंने बोला 1 सेकंड में 1 किलो पानी यहां से दाखिल करूंगा तो उसी सेकंड में 1 किलो पानी आगे से बाहर आ जाएगा। क्यों, ताकि नए आने वाले पानी को अकोमोडेट किया जाए। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब इसको यहां देख लो, डेल्टा टी टाइम में जितना मास एक एंड से दाखिल होगा, डेल्टा टी टाइम में उतना मास दूसरे एंड से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि अगर ये मान लो आपका एक क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं कहता हूं क्रॉस सेक्शन 1, यहां एक और क्रॉस सेक्शन है, इसे कह दिया क्रॉस सेक्शन नंबर 2, यहां एक और क्रॉस सेक्शन है, इसे कह दिया क्रॉस सेक्शन नंबर 3, यहां एक और क्रॉस सेक्शन है, इसे कह दिया क्रॉस सेक्शन नंबर 4। और से सुनना, मैंने कहा था कि अगर आप डेल्टा टी टाइम में मास m यहां से इंटर करते हो तो मास m यहां से आगे जाएगा, मास m यहां से आगे जाएगा, मास m यहां से आगे जाएगा और फाइनली मास m यहां से आगे जाएगा। यानी कि किसी भी टाइम इंस्टेंट के दौरान, किसी भी
टाइम इंस्टेंट के दौरान किसी भी एक लम्हे के अंदर यूनिट टाइम में जितना मास एक क्रॉस सेक्शन से गुजरता है उतना ही मास दूसरे से, तीसरे से, चौथे से गुजरता है। मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर, प्रोवाइडेड कि वो कैसा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, हमने कहा था m अपॉन डेल्टा टी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, और m अपॉन डेल्टा टी का हमने फॉर्मूला देखा था, रो ए वी के बराबर था। तो हमने कहा था भैया अगर ये बराबर है, इसे मैं कहता हूं m1, इसे मैं कहता हूं m2, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए। m1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर हमने यहीं से बात की थी, तो रो1 a1 v1 विल बी इक्वल टू रो2 a2 v2। फिर हमने कहा भाई इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो रो1 रो2, यहां की डेंसिटी वहां की डेंसिटी बराबर है, तो रो से रो मर गया। हमारे पास आया था a1 v1 बराबर आ रहा है किसके भाई साहब, a2 v2 के। तो यहां से हमें पता चल गया था कि वेलोसिटी और एरिया का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। जितना एरिया ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी, ताकि आपका प्रोडक्ट ए और वी का कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। ये बातें हमने सारी की सारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ ली थी। अब आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। ठीक है भैया, चलो मिटा देते हैं। अब सबसे पहले बर्नौली का प्रिंसिपल है क्या। देखो भैया, आसान तरीन भाषा में बर्नौली की जो इक्वेशन है ना, वो क्या करता है, किसी भी बहते हुए फ्लूइड की टोटल एनर्जी को बताता है। फिर सुनो, बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन है क्या, लिख के तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लो। किसी भी बहते हुए फ्लूइड की, फ्लो करते हुए फ्लूइड की टोटल एनर्जी अगर आपने बतानी हो तो वो पता चलती है बर्नौलीज इक्वेशन से। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, जो हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है वो कहता है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज आ कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये टोटल एनर्जी है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की, ये कहलाती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी भी कहेंगे आगे चल के। ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी कहेंगे आगे चल के। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगी। ये है आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये ड्राइव कैसे हुआ, आया कैसे, फिर समझते, वापस आते, सब समझ में आएगा। चलो देखो जल्दी से। मिसाल के तौर पे ये मान लो हमारे पास एक कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भैया। अच्छा, ये जिस तरीके से मैं फिगर ड्रॉ करूंगा ना बच्चे, आपने बिल्कुल वैसे ही फिगर ड्रॉ करनी है, ताकि आपको गलत और सही दोनों चीज समझ में आ जाए, वरना गलत और सही आपको समझ में कभी भी नहीं आने वाला। ये हमारे पास इधर आ गया, ये सेम पाइप मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये समझ लेना कि ये बिल्कुल सेम पाइप मैंने यहां पे दोबारा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बच्चे ये हमारे पास ना एक कोई पाइप है जिसमें से हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, बड़े मस्त अंदाज में फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पे कुछ और भी मार्किंग कर देते हैं। ये हमारे पास एक आ गया, ये हमारे पास एक और आ गया। ठीक है भैया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए का, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी का। ठीक है, अच्छा बच्चे, हमारा जो फ्लूइड है वो यहां से दाखिल हो रहा है और यहां से निकल रहा है, यानी कि इस पूरे पाइप में फ्लूइड ही फ्लूइड क्या हुआ है, भरा हुआ है। हमारे पास पूरे उसमें फ्लूइड मौजूद है। यहां से फ्लूइड दाखिल होता है तो वहां से फ्लूइड बाहर आ जाता है। अच्छा, मैं जितने फ्लूइड को कंसीडर कर रहा हूं वो ए बी के दरमियान में, गौर से सुनना, मैं किस हिस्से के फ्लूइड को कंसीडर कर रहा हूं, ए बी के दरमियान में। क्या यहां फ्लूइड है, बिल्कुल है, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं उसे। ठीक है, तो अगर मैं ए बी वाले सेक्शन के फ्लूइड को कंसीडर कर रहा हूं तो गौर से देखो, अगर मैं उसको मार्क करता हूं तो भाई लोग ये वो फ्लूइड होगा, हाँ या ना, जो ए बी क्रॉस सेक्शन के दरमियान में मौजूद है। अब सुनना गौर से, मैंने क्या करा मैंने यहां से मजीद फ्लूइड इंटर किया। यहां से जैसे ही मजीद फ्लूइड इंटर होगा, और से सुनना, यहां से मजीद फ्लूइड इंटर होगा, जैसे ही फ्लूइड इंटर होगा तो ये आने वाला फ्लूइड इस फ्लूइड पे फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये वाला जो फ्लूइड है आगे चला जाएगा ताकि नए आने वाले की जगह बने। तो भाई साहब, अब ये पूरा फ्लूइड ए बी सेक्शन से उठ के इन दोनों के दरमियान में आ गया। यानी कि अब अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो आपका फ्लूइड था ये ऐसे आ चुका, ये रहा आपका फ्लूइड, ये रहा। पॉइंट समझ में आया? मैंने इन दोनों को नाम दे दिया कि भाई साहब ये वाले जो दो हैं इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज ए प्राइम, दिस इज बी प्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले समझ लो हुआ क्या है। देखो भैया, ये फ्लूइड था,
यहां से फोर्स लगी तो ये फ्लूइड यहां पर आ गया, ठीक है, ये आ गया। क्या यहां फ्लूइड नहीं है? बिल्कुल है, नया आने वाला फ्लूइड यहीं पर है, हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। हमने एक ब्लॉक फ्लूइड का कंसीडर किया है जो फोर्स लगने पे यहां से यहां आ गया। अब जितनी जगह पे आपको गलत पढ़ाया जाएगा वहां आपको सबसे पहली बात ये कही जाएगी यहां से फ्लूइड उठ के यहां चला गया। ये नहीं हो रहा, ध्यान में रखना, ये नहीं हो रहा, पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, पूरी भैंस पानी में जाएगी। ये फ्लूइड यहां नहीं जा रहा, ये पूरा फ्लूइड का ब्लॉक है, इधर से ये पूरा ब्लॉक यहां आया है। पॉइंट समझ में आ गया? जब तक ये यहां था यहां भी फ्लूइड था, जैसे ये यहां आया यहां वाला फ्लूइड बाहर चला गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इतनी कहानी हमें समझ में आ जाती है अच्छे तरीके से। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं, वर्क पावर एनर्जी पूरा पढ़ा चुका मैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस मिलाकर काम करती हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ाई थी ये बात। सर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? याद आ रही है चीजें? एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये सारी फोर्सेस मिला के क्या कहलाती हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। चलो हमें ये सब नहीं याद आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, ये याद रख लो कि कितनी भी फोर्सेस जो वर्क डन करती हैं वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या करती हैं? चेंज करने का काम कर रही होती है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा यहां पे। अगर मैं देखता हूं यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस वर्क डन कर रही हैं, तो भैया एक तो मुझे नजर आ रहा है जो पीछे से आने वाला फ्लूइड है, क्या मैं कह सकता हूं वो यहां पे प्रेशर P1 एग्जर्ट कर रहा है? बोलो हाँ या ना। भैया जो पीछे से फ्लूइड आ रहा है, मुझे एक बात बताओ, ये अच्छा वाला फ्लूइड यहां पे था, ये आगे गया क्यों? आगे वाला बाहर क्यों गया? क्योंकि पीछे से नया फ्लूइड दाखिल हो रहा है, तो जो फ्लूइड दाखिल हो रहा है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो मैंने कह दिया जो पीछे वाला फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज P1। अच्छा, और यहां पे इस जगह का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैं कह सकता हूं दैट इज A1। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है A1। इस वाले हिस्से के क्रॉस सेक्शनल एरिया को भाई लोग मैं कह सकता हूं दिस इज A2, दिख रहा है हमें। अच्छा, ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर पीछे से प्रेशर P1 लग रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं इस फ्लूइड पर आगे से भी प्रेशर लग रहा होगा एंड दैट विल बी P2? क्यों सर आगे से क्यों लग रहा होगा? सोचो सोचो, क्या ये जगह खाली है? नहीं, वैसे खाली होती तब भी प्रेशर लग रहा होता। बताता हूं कैसे। अभी तो यहां पे फ्लूइड मौजूद है, ये वाला फ्लूइड इसे इधर कंप्रेस कर रहा है। अरे भैया जब यहां से फोर्स लगेगी तो ये वाला फ्लूइड तो अपनी जगह रहना चाहता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। भाई ये फ्लूइड मान लो 10 पार्टिकल से मिलकर बना है, ये पार्टिकल यहां पर है, ये तो चाहेंगे ना हम यहीं पे रहें, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ये वाला फ्लूइड इसको धक्के मार रहा है, ये वाले पार्टिकल इसे आगे धक्का दे रहे हैं, बोल रहे नहीं भाई तुम आगे जाओ, ये वाले बोल रहे हम यहीं पे रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ये वाला फ्लूइड इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है दैट इज गिवन बाय P2। सर प्रेशर फोर्स कैसे हो गई? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भैया इस फ्लूइड ब्लॉक पे एक फोर्स यहां से लग रही है, एक फोर्स यहां से लग रही है। P1 इधर वाला प्रेशर, P2 इधर वाला प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई? हाँ, आपने कहा सर अगर यहां कुछ ना होता फिर भी P2 लगता, तब भी लगता। क्यों भाई? एयर तो होता ना, एयर के भी तो पार्टिकल्स हैं। हाँ, तब प्रेशर बहुत कम हो जाता क्योंकि आपके पास जो एयर का फ्लूइड है वो इतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होता। पॉइंट समझ में आ गया? चलो गुड है। यहां पे भी फ्लूइड प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इनका वर्क डन निकालने के लिए जाऊं, गौर से देखना, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, इस पहले इसका वर्क डन निकालते हैं। W1 क्या है? वर्क डन बाय दिस फोर्स। अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है तो वो हमारे पास था Fs cos ऑफ थीटा। याद आ रहा है? दिखाई भी दे रहा है, Fs cos ऑफ थीटा। F से क्या मुराद है भाई साहब? जो फोर्स लगी। S से मुराद जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, और थीटा एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आसानी के लिए यहां पे आप एक फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर कर ले, ये फ्लूइड पार्टिकल दिख रहा है, ये वाला। ये जब इस पे फोर्स लगी तो ये फ्लूइड पार्टिकल यहां आ गया। सर यहां से यहां नहीं मेरे बच्चे, यहां से मूव करता हुआ यहां आ गया ये फ्लूइड पार्टिकल। यही तो बना हुआ है भैया, पहले यहां था फिर मूव करके यहां पे आ गया। तो सर और कोई क्यों नहीं कंसीडर किया? और भी आप समझ लो, यहां वाला था वो यहां चला गया होगा, यहां वाला यहां चला गया, यहां वाला और आगे चला गया। पॉइंट समझ में आ गया? इसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो मैंने कह दिया ये डिस्टेंस जो कवर किया दैट इज डेल्टा x1। कितना कवर किया? डेल्टा x1। और जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा t। सर डेल्टा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और बहुत छोटा सा टाइम है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं वैल्यूज, तो भैया W1 विल बी इक्वल टू, F की जगह पे लिख सकता हूं P1A1। भैया प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ए को वहां फेंक दिया तो F विल बी इक्वल टू P इंटू A। प्रेशर लगा P1, एरिया है A1, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा x1
और जनाब एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। सर 0 क्यों है? ये पार्टिकल सारे कहाँ जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। फोर्स भी कहाँ लग रही है? इस डायरेक्शन में। सही हो गया। तो जनाब हमारे पास W1 उठ के आता है P1 A1 डेल्टा x1। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां की बात करें, सर क्या ये वाली फोर्स भी वर्क डन करेगी? बिल्कुल करेगी। यहां वाला फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करो। इस फ्लूइड पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रही है? इस डायरेक्शन में। ये यहां जा रहा है। ये बात तो अब समझ में आने वाली होगी ना कि पीछे से लगने वाली फोर्स ज्यादा है, आगे वाली फोर्स कम है, तभी तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। बेसिक मैकेनिक्स। ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा W2 इस फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन, तो P2 A2 और इसने ये डिस्टेंस जो कवर किया, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस अपने पास था डेल्टा x2। कितना डिस्टेंस है? डेल्टा x2। डेल्टा x2 आ गया। और टाइम कितना लगा होगा इस डिस्टेंस में? सेम टाइम ना। जितने टाइम में ये फ्लूइड आगे गया उतने टाइम में ये यहाँ पे आ गया। और समझ में आया भैया? जब फोर्स लगी पीछे से, ये पूरा सेक्शन उठ के यहाँ आ गया, तो ये आगे गया, ये यहाँ से आगे आ गया। ठीक है। और यहाँ पे एंगल आता है 180 डिग्री। क्यों? फोर्स लग रही है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है यहाँ। कोई सा भी फ्लूइड पार्टिकल आप कंसीडर कर सकते हो। तो जनाब ये वाला cos 180 होता है -1। ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास P2 A2 डेल्टा x2। सेट। अच्छा, अब आप नोट करो यहां पे, ये हो गया माइनस का P2 A2 डेल्टा x2। यहां पे नोट करो A1 क्या चीज है? A1 से मुराद है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेल्टा x क्या है? ये डिस्टेंस। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो आपको ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? मतलब ये वाला जो फ्लूइड है, इतना फ्लूइड A डैश के दरमियान जो फ्लूइड है, A डैश के दरमियान जो फ्लूइड है, क्या मैं कह सकता हूं इसका जो वॉल्यूम है दैट इज A1 x1। क्यों भाई? ये डिस्टेंस है x1, ये A1 हो गया, तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि W1 विल बी इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V1। हाँ या ना? इसी तरह इसको भी कह सकता हूं माइनस का P2 इंटू डेल्टा V2। क्यों भैया? ये एरिया, ये डेल्टा x, एरिया डिस्टेंस, एरिया डिस्टेंस। तो यहां पे जितना फ्लूइड होगा इतने हिस्से में, गौर से देखना, इतने हिस्से में ये इस हिस्से में जितना भी फ्लूइड आएगा यहां पे, इसका जो वॉल्यूम है डेल्टा V2 वो बराबर हो जाएगा किसके? A2 इंटू डेल्टा x2 के। हाँ है ना? अब आपने जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने अभी रिवाइज भी इसीलिए कराई थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हमने ये बात पढ़ी कि भैया A1 V1 बराबर होता है किसके? A2 V2 के। और अगर आपको याद आ रहा है तो A इंटू V या A1 इंटू V1, A2 इंटू V2 बराबर होता है वॉल्यूम फ्लो रेट के डेल्टा V अपॉन T के। एक टाइम में, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो किया, ये होता है A इंटू V। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर ये कैसे आता है? देखो भैया, ये बात आपने पढ़ी थी ना। देखो ये पार्टिकल जब यहां से यहां आया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा x1। टाइम कितना लगा? डेल्टा t। तो अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं v1 विल बी इक्वल टू डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t? बोलो हाँ या ना? अरे भैया इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, कैसे निकालेंगे कि भैया इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम कितना लगा? ऐसे ही आएगी। अगर मैं दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, A1 इधर का एरिया, ठीक है, इधर भी A1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट समझ में आता है? अब देखना A1 इंटू V1, अब A1 को अगर मैं डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीज वॉल्यूम बन जाती है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा t। तो बन गया भाई A इंटू V किसके बराबर है? डेल्टा V अपॉन t के। अब आप नोट करो, आपको यहां से ये बात समझ में आ रही है A1 V1 A2 V2 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा V1 अपॉन t बराबर है किसके? डेल्टा V2 अपॉन t के। डेल्टा t कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम है ये सेम होगा, और ये बात हमें वैसे भी हजम होती है। क्यों? अभी हमने स्टार्ट में ये बात की थी, यूनिट टाइम में जितना मास यहां दाखिल होगा उतना ही मास यहां से आगे जाएगा। भैया अगर 1 किलो मास यहां दाखिल हुआ तो 1 किलो मास आगे जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो भैया 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम यहां आया उतना ही वॉल्यूम यहां आएगा। जो डेल्टा V1 है वही क्या होगा? डेल्टा V2। तो यानी कि इसको मैं कह सकता हूं P1 डेल्टा V, इसे कह सकता हूं माइनस का P2 डेल्टा V। जितना वॉल्यूम यहां है उतना ही वॉल्यूम यहां है, बस फर्क इतना है, पहले ये वॉल्यूम यहां था, फोर्स लगी, ये वाला फ्लूइड आगे गया, इतना ही वॉल्यूम इधर से आगे आ गया। समझना गौर से, ये उठ के वहां नहीं गया, ये पूरा ब्लॉक ऐसे आगे आ गया। जितना वॉल्यूम यहां कंटेन था ये इधर आ गया, इतने हिस्से का वॉल्यूम यहां आ गया। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चलो गुड हो गया। अगर मैं इन दोनों का वर्क डन ऐड कर दूं,
इन दोनों का वर्क डन निकालूं तो ये बनेगा W1 माइनस W2। अबे कहां करना है, यहां कर लेते हैं, इसको मिटा दे, ठीक है, वहां पूरा आएगा नहीं, वो फिर मिट जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं, चलो इधर देखो। अगर मैं इन दोनों का वर्क डन ऐड कर दूं मेरे बच्चे, तो ये क्या बनेगा, W1 माइनस का W2 विल बी इक्वल टू P1 डेल्टा V माइनस का P2 डेल्टा V। अगर मैं यहां से डेल्टा V कॉमन कर लूं तो ब्रैकेट में आता है P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। इस डेल्टा V को भाई लोग मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा M डिवाइडेड बाय रो। क्यों सर? बच्चे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर डेल्टा एम से क्या मुराद है? डेल्टा एम से मुराद क्या यहां से लेके यहां तक का पूरा मास है? बिल्कुल भी नहीं। ये डेल्टा वी किसका वॉल्यूम है? जरा रिवाइज करो, डेल्टा वी कौन सा वॉल्यूम है? जो इतने हिस्से में ट्रैप था, ये आगे गया तो इतने हिस्से का इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहां आ गया। तो भैया जब वॉल्यूम यहां का है तो मास भी यहीं का होगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतने हिस्से का मास, सिर्फ इतने हिस्से का मास, सिर्फ इतने हिस्से का मास। और इतने हिस्से की अगर सिर्फ मास की बात की जाए तो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है डेल्टा एम अपॉन टी बराबर होता है रो ए इंटू वी के। तो अगर सिर्फ इतने हिस्से की मास की बात करनी है ना, तो ये बराबर होगा डेल्टा एम विल बी इक्वल टू रो A1V1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो गया? रो A1V1 इंटू डेल्टा टी, यहां से आ गया, टी वहां चला गया, रो A1V1 इंटू डेल्टा टी। इतने हिस्से का मास रो A2V2 इंटू डेल्टा टी। समझ आती है बात की? इतना हिस्सा नोट कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने अभी क्या निकाला है? वर्क डन निकाला, किसका? प्रेशर वाली एनर्जी का, जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है। एक पीछे से लग रहा है, एक आगे से लग रहा है, ठीक है। चलो वो वाली साइड कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। और कौन कौन सी फोर्सेस वर्क डन कर रही हैं? देखो, क्या मैं कह सकता हूं ग्रेविटी भी वर्क डन कर रही है। क्यों सर, ग्रेविटी क्यों वर्क डन कर रही है? आप जरा फ्लूइड को गौर से देखो। क्या आपको यह बात नजर आ रही है कि आपके पास ये जो फ्लूइड था, ये पहले यहां था, और अब आप नोट करो ये वाला फ्लूइड, ये देखो इनके क्या डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड चेंज होता नजर आ रहा है। यहां कहीं पे अगर मैं अपना ग्राउंड एक ड्रॉ कर दूं, नोट करना अगर इसको मैंने कह दिया ये मान लो मेरा ग्राउंड है, ये मान लो मेरा ग्राउंड है, ये पाइप ग्राउंड के नीचे नहीं है तो सेम पाइप दिखा है। तो भाई साहब आप नोट करो, यहां से लेके यहां तक का कुछ डिस्टेंस h1 है, और यहां से लेके यहां तक का कुछ डिस्टेंस आपके पास क्या आ रहा है? h2 दिख रहा है आपको? डिस्टेंस यहां पे नजर आ रहा है कि आपके पास जो हाइट है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब मुझे क्या करना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी है। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी किस तरह से निकालेंगे हम? देखो अभी देखते हैं। हमने जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था तो वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। या अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर याद नहीं आ रहा, चलो याद करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? सर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? सर डेल्टा यू होता है यूएफ माइनस यूआई, तो बढ़ रही है तो फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो डेल्टा यू ज्यादा आएगी यानी कि प्लस आएगा। रिवाइज आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब जरा सोचो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है? यहां पे नेगेटिव है। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? डाउनवर्ड। बॉडी कहां जा रही है? अपवर्ड। एंगल हो गया 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, डेल्टा यू पॉजिटिव है। अब उल्टा करो, अगर मैं मार्कर को ऊपर से नीचे लेकर आ रहा हूं तो हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा यू कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि भाई फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो यूएफ माइनस यूआई विल बी नेगेटिव। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, डेल्टा यू नेगेटिव है। अब चेक करो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है? वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी कहां आ रहा है? नीचे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहां लग रही है? नीचे। पॉइंट समझ में आ गया? जब डेल्टा यू पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, जब डेल्टा यू नेगेटिव है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है। तो यही तो लिखा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझ में आ गया? गुड। अब अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यहां डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। गौर से सुनते जाना, फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस साइन एक पीछे मौजूद है, तो भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू आई, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू यू आई माइनस का यू एफ। बच्चे सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अब यहां पे आपके अंदर बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी किताबें क्या हरकत करती हैं? बोलेंगे भाई
सुनना, अब गलत कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे? गलत कॉन्सेप्ट कहेंगे कि पहले आपके पास इतने हिस्से में डेल्टा एम फ्लूइड था, फोर्स अप्लाई हुई, ये फ्लूइड यहां से उठ के यहां आ गया, तो भैया जो यहां पे फ्लूइड था इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम जी एच वन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम जी एच विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को माना हुआ है कि जीरो पोटेंशियल पर है, तो भैया यहां का फ्लूइड डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू। कतई गलत कॉन्सेप्ट। आप बताओ क्या ये फ्लूइड यहां से यहां आया? नहीं, आपका तो ये ब्लॉक पूरा यहां से यहां आया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक पूरा उठ के यहां आया है, ये वाला फ्लूइड तो वहां गया ही नहीं है। समझ आ गई? तो कैसे निकालेंगे इनिशियल माइनस फाइनल? पहले तो ये समझ लो इनिशियल माइनस फाइनल क्यों आ रहा है, समझ आ गया? इस माइनस साइन की वजह से आ रहा है। डेल्टा यू होता फाइनल माइनस इनिशियल ही है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो उलट गया वो, ठीक है? तो आपके पास देखो इनिशियल माइनस फाइनल आप कैसे करोगे? सही कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? देखो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है ना भाई, ये है इनिशियल ब्लॉक आपका। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ए से लेके बी तक की, भैया ये ए है ये बी है, इसके दरमियान में आपका फ्लूइड कंटेन हुआ था, ये सेक्शन यहां चला गया, तो फाइनल कौन सा होगा? जो यहां पे आ गया आपका, मतलब यहां से उठ के यहां आ गया, यानी कि ए प्राइम बी प्राइम के दरमियान में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्राइम बी प्राइम। पॉइंट समझ में आया? बोलो हाँ या ना? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप डेल्टा यू निकालते। डेल्टा यू क्या होता? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ए प्राइम बी प्राइम माइनस यू ऑफ ए इंटू बी, फिर आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके करते, तो जैसे मर्जी कर लो, लेकिन ये ध्यान में रखना ये इनिशियल है ये फाइनल है। समझ आ गया? अच्छा, अब इसको पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट का फील देता हूं, ठीक है? अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी ए इंटू बी वाली है, ये वाली है, यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी है, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं, गौर से देखना कैसे तोड़ रहा हूं, गौर से देखना, इसको देखो गौर से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्राइम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्राइम बी। चेक करो, अरे भैया ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी भाई, यही तो आपका इनिशियल ब्लॉक ऑफ फ्लूइड है जिसे आपने कंसीडर किया हुआ है, तो यहां से यहां तक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस दिस, यही है ना ए प्राइम बी। अच्छा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्राइम बी प्राइम, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसको भी मैं तोड़ कर लिख सकता हूं ऐसे, ए प्राइम बी और बी बी प्राइम। चेक करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्राइम बी एंड बी बी प्राइम। भैया फिर चेक कर लो मैंने तोड़ा कैसे, गौर से सुनना अच्छे से। देखो आपके पास पहले फ्लूइड यहां था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन ए बी, फिर यहां से यहां आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन ए प्राइम बी प्राइम, ये लिखा हुआ है। समझ आ गया? अब इतने हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन ए प्राइम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन ए प्राइम बी, ये लिखा हुआ। ये भाई साहब जब यहां आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन ए प्राइम बी एंड प्लस बी बी प्राइम, वो लिखा हुआ है। समझ आ गया? अब भैया आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं, जब इसको ओपन करते हैं यू ए प्राइम प्लस यू ए प्राइम बी माइनस यू ए प्राइम बी माइनस प्लस माइनस यू बी बी प्राइम। सही है भाई, जो मर रहा है मार दो, ये और ये मर गया, क्या बनता है यू ए प्राइम माइनस यू बी बी प्राइम। समझ आ गई? ए प्राइम की पोटेंशियल एनर्जी, इतने फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी जो ए प्राइम के दरमियान में, भैया ए प्राइम ये रहा, इसके दरमियान में ये है, इस इतने हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? इसका मास मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय ग्राउंड से इसकी हाइट, या रेफरेंस से, या इसको डेटम लेवल भी कहते हैं, वहां से इसकी हाइट क्या बनेगा भाई? डेल्टा एम जी एच वन, यही है, माइनस बी बी प्राइम के दरमियान में जो फ्लूइड है, भैया जितना फ्लूइड यहां पे था उतना ही फ्लूइड जब ये आगे जाएगा तो उतना ही फ्लूइड यहां से आगे आएगा, तो ये क्या है आपके पास डेल्टा एम जी एच टू। बोलो भैया समझ आ गई बात की? यहां तक अब ये तो आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को ना फील करो आपके पास कि हुआ क्या है। देखो एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्या था कि आप बोलते यही वाला फ्लूइड यहां पे आ गया, सर आप भी तो यही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई। मान लो अगर यहां पे एक पार्टिकल ए है और यहां कोई पार्टिकल सी है, मैं नहीं कह रहा कि ए फ्लूइड यहां पे आया है या ए पार्टिकल यहां है, मैं कह रहा हूं जितना फ्लूइड यहां था जिसमें ए पार्टिकल था, जब वो आगे गया तो उतना ही फ्लूइड यहां से यहां आ गया जिसमें सी पार्टिकल मौजूद है। डिफरेंस समझ आ रहा है? ये ब्लॉक ऐसे गया उठ के, ठीक है? अच्छा अब देखो जरा यहां पे, अब जरा कॉन्सेप्ट को फील करना। क्या मैं ये बात कह सकता हूं, अच्छे से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं इस ब्लॉक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि अगर इस ब्लॉक के अंदर मान लो
5 पार्टिकल्स थे। कितने पार्टिकल है? 5। ये ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक से मुराद ये पूरा फ्लूइड 5 पार्टिकल से मिलके बना है। एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या मैं कह सकता हूं ये बात? ये जो पूरा फ्लूइड है अगर ये 5 पार्टिकल से मिलके बना है तो इन पांचों की जो इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको ऐड करने पे इस पूरे फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी जो इतने हिस्से में मौजूद है। सोच के देखो मैंने कहा ये जो फ्लूइड है बिटवीन ए एंड बी ये 5 फ्लूइड के पार्टिकल से मिलकर बना है। जाहिर है 5 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, सोचने में क्या जा रहा है। मान लो 5 पार्टिकल से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 की अलग अलग लेवल पे हाइट पे मौजूद है। मैं कह रहा हूं इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ोगे तो फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इनिशियल वाली आ जाएगी। मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल, इसकी है 2 जूल, इसकी है 3 जूल, इसकी है 4 जूल, इसकी है 5 जूल। सर चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हाइट चेंज हो रही है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सेट हो गया। ठीक। अब आपने यहां से फ्लूइड इंसर्ट किया तो उसने फोर्स लगाई, ये वाला फ्लूइड भाई सब यहां आ गया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? यही 5 पार्टिकल आगे चले गए तो जरा देखो, ये वाला पार्टिकल जो था वो यहां पे आ गया, ये वाला थोड़ा आगे चला गया, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये जो 5वां वाले भाई साहब थे वो यहां चले गए। समझ आई बात? भाई जब फोर्स लगी तो यही आगे चले गए ना, तो अब वही 5 पार्टिकल आगे आ गए। अब फिर से वही बात मैं कह रहा हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड क्या होगी? इन पांचों की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप चेक कर लो। जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इन सब की जोड़ लेना, वो पूरे फ्लूइड की फाइनल हो जाएगी। फिर फाइनल से इनिशियल माइनस कर देना तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो भैया इसको मैंने कह दिया, ये पार्टिकल आगे जाके इसी की जगह पे आया, ये वाला आगे वाले की जगह पे, ये वाला आगे, ये वाला आगे, ये वाला आगे चला गया। ठीक है, तो इसकी कितनी हो गई? 2, इसकी 3 4 5 और इसकी कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सारे पार्टिकल्स की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को आपने जोड़ दिया, सम अप कर दिया। अब चेंज चेक करो कैसे आ रहा है। चेंज के लिए फाइनल में से इनिशियल को निकालेंगे तो देखना, ये 5 वाला 5 को काट देगा, ये 4 वाला 4 को, 3 वाला 3 को, 2 वाला 2 को। बचेगा कौन सा? जो जितना यहां पे फ्लूइड आया हुआ है, जो ये वाला पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जो यहां पे था इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यही तो आ रहा है यहां पे, चेक कर रहे हो। डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1 विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अभी हम क्या निकाल लें? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज। तो इसलिए ये उल्टा हो गया। कॉन्सेप्ट का फील आया कि ये क्या काम किया हमने? सही कॉन्सेप्ट किया है। ये पूरा ब्लॉक यहां से उठ के यहां गया, चेंज जो आ रहा है वो जितना हिस्सा यहां था उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जितना हिस्सा यहां था उसकी पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है। और किस तरह आ रहा है? सही कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम जी ब्रैकेट में आ जाएगा H1 माइनस का H2। चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो। सही है, 2 फोर्सेज हो गई, प्रेशर वाली फोर्सेज हो गई और ग्रेविटी वाली। सर और कौन सी फोर्स काम करेगी? देखो, और मेरा बेटा ये जो फ्लूइड जिस पाइप में ट्रैप हुआ है इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन पाइप का लग रहा होगा, लेकिन वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा होगा। पूछो क्यों? इसलिए कि थीटा वहां पे 90 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था, मिटा दिया, FS cos थीटा। 90 डिग्री क्यों हो रहा है भाई? ये ऐसे लग रहा है, फ्लूइड भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, फोर्स ऐसे लग रही, नॉर्मल रिएक्शन वाली, वो ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या होगा? 0। और किसका वर्क डन हो सकता है? फ्रिक्शन का हो सकता है, लेकिन हमने माना हुआ है हमारा आइडियल फ्लो है तो उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है। और किसका हो सकता है? टॉर्क का वर्क डन हो सकता है, पढ़ा चुका हूं, टॉर्क का भी वर्क डन होता है, टॉ इंटू थीटा से निकालते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने माना हुआ है कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो है वो कैसा है? इररोटेशनल है, तो टॉर्क तो है ही नहीं वहां पे। नेट टॉर्क क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी हम वही काम करेंगे, सही फिजिक्स लगाएंगे, कोई रट्टा नहीं मारेंगे, कोई बेकार बात नहीं करेंगे, या कोई फालतू की अजम्पशन नहीं लेंगे। फालतू की अजम्पशन क्या है? ये वाला फ्लूइड यहां से उठ के यहां चला गया, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये ब्लॉक यहां गया, तो अगर आपको बोला जाए मेरे भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो कैसे बताओगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? फाइनल कहां पे आया? A प्राइम B प्राइम के दरमियान में, तो A प्राइम B प्राइम माइनस इनिशियल कौन सी है? कहां था फ्लूइड? A और B के दरमियान में। ठीक हो गया भाई साहब? देखो इस A प्राइम B प्राइम को मैं तोड़ के देखो लिख रहा हूं कैसे, K इंटू A प्राइम B प्लस K B प्राइम। यानी कि मैंने कहा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है? उस फ्लूइड की
सॉरी पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? उतने फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी जो ए प्राइम बी प्राइम के दरमियान में है। तो मैंने कहा तोड़ दे भाई, ए प्राइम बी की काइनेटिक एनर्जी प्लस बी बी प्राइम की काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी को कैसे तोड़ेंगे? ए प्राइम की काइनेटिक एनर्जी प्लस ए प्राइम बी की काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई बात की? ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, के ए प्राइम बी प्लस के बी बी प्राइम माइनस के ए प्राइम माइनस के ए प्राइम बी। जो मर रहा है मार दो, ये और ये मर गया, क्या बनता है? के बी बी प्राइम माइनस के ए प्राइम। पॉइंट समझ में आ गया? मतलब के बी बी प्राइम का मतलब क्या है? वो फ्लूइड जो यहां पे मौजूद है इसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस ए प्राइम जो यहां मौजूद है इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई है। वापस उसी तरह की आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट से इसको साबित कर सकते हो। देखो कैसे समझना गौर से। क्या मैं ये बात कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये फ्लूइड ऐसे 5 पार्टिकल से मिलकर बना है तो हर एक के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इन सबकी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ूंगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही सर सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों? क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड फ्लो कर रहा है और मूवमेंट वाली एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो भैया मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल, इसकी है 4 जूल, इसकी है 3 जूल, इसकी 2 जूल, इसकी 1 जूल। सर ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम काहे को कर रहे हैं आप? इसलिए कि ऊपर जाते हुए एरिया बढ़ रहा है और एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है और स्पीड कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। बेसिक साइंस, ठीक है। ये हो गया यहां तक। जब इस भाई को मैंने पुश किया और ये भाई आगे चले गए तो भैया यही वाले सारे पार्टिकल आगे चले गए, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये यहां, ये यहां, ये वाला आगे चला गया। तो भैया मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 4, 3, 2। अरे भैया इसको 6 से स्टार्ट करो वरना तो फिर वो 0 ही हो जाएगी, आगे 0 तो हो नहीं सकती। 5, 4, 3, 2। वापस आ जाओ इधर भाई साहब। ये वाला यहां आ गया तो इसकी 5, 4, 3, 2 और जो यहां आ जाए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 1 हो गई, 1 जूल हो गई। क्योंकि भाई एरिया सबसे बढ़ गया ना तो V कम हो गया। तो अब समझना, मैं कहूं अगर फाइनल वाले की काइनेटिक एनर्जी बताओ तो फाइनल फ्लूइड यहां पर है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ेंगे तो फाइनल वाले की काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब देखो जब आप चेंज निकालोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में से इसको माइनस करोगे तो भैया ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको काट देगा। चेंज कहां से आ रहा है? जो ये बच गया इधर वाला फ्लूइड जो ट्रैप हुआ हुआ है और जो इधर वाला फ्लूइड था ये एक दूसरे को काट नहीं सके तो ये बच गया। ये तो लिखा हुआ है के बी बी प्राइम माइनस के ए प्राइम। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? के बी बी प्राइम क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जनाब हाफ इतने हिस्से का जो मास है दैट इज डेल्टा एम और v2 स्क्वायर। सर यहां की वेलोसिटी v2 कैसे है? भैया ये वाला जो यहां पे फ्लूइड पार्टिकल था जब आपने यहां से फ्लूइड इंटर किया तो ये वाला फ्लूइड आगे गया तो यहां से फ्लूइड आगे आया, यानी इस पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर किया डेल्टा टी टाइम में। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2 विल बी इक्वल टू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जैसे इसकी थी ये यहां से यहां गया डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही थी ना आपके पास, ठीक है। ये हो गया माइनस हाफ ए प्राइम का मतलब इसके दरमियान में जो है यानी कि हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। कॉमन निकाल लो भाई जो निकल रहा है तो जनाब हाफ डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। सारा काम हो गया। अब हमने सिर्फ इनको जमा करना है, ठीक है, सिर्फ जमा करना है। चलो देख लो जल्दी से। अगर जो हमने अभी सारी की सारी इंडिविजुअल कार्रवाइयां की हैं अगर हम इन सब को उठा करके ऐड कर दें, जमा कर दें, जोड़ लें तो मेरे भाई क्या बनता है? देखो जरा, ये बनता है हमारे पास वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आपके पास था W1 प्लस W2, ये बेसिकली आपकी जो प्रेशर वाली एनर्जी थी उसने जो वर्क डन किया, प्लस आपके पास था वर्क डन बाय ग्रेविटी। फ्रिक्शन का वर्क डन 0, टॉर्क का वर्क डन 0, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0, रीजंस बता दिए, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो एक्सप्रेशन आपने निकाली हुई है इसकी एक्सप्रेशन क्या थी? W1 प्लस W2 की P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो। लिखी हुई है अभी आपने थोड़ी देर पहले ड्राइव की है। ये क्या था आपके पास? डेल्टा एम इंटू जी H1 माइनस का H2 और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी निकाला था हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। ये आपके पास आ गई बेसिक बर्नौलीज इक्वेशन।
दिस इज बेसिक बर्नौलीज इक्वेशन। जो हमारा आज का टारगेट क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ई कैट 2005 में आया हुआ है, यूईटी 2005 में, पंजाब की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए जो ई कैट होता है उसके अंदर पूछा हुआ है। आपको ये सब पता होगा तो आप फौरन से कर लोगे। अपने पास जरा नोट कर लेना जो चीजें मैं बता रहा हूं। ये मेरा बेटा आपके पास कहलाता है वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। सर इसे प्रेशर एनर्जी क्यों कह रहे हैं? भैया एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम को करने की सलाहियत। तो क्या इस प्रेशर ने फ्लूइड पे फोर्स लगा के वर्क डन किया? तो यही तो प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी ये है, नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। नेट वर्क डन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीछे वाला प्रेशर आगे बढ़ाना चाह रहा है, आगे वाला प्रेशर पीछे धकेलना चाह रहा है, तो नेट वर्क डन बाय। पॉइंट समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे वैसे ही एक सवाल पूछूं, अगर ये नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P1 ज्यादा है, P2 कम है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब पीछे वाली फोर्स ज्यादा, आगे वाली फोर्स कम, तो एक्सेलरेटेड मैनर में फ्लूइड आगे जाएगा, स्पीड बढ़ रही होगी। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है पीछे वाली प्रेशर कम है, आगे वाला प्रेशर ज्यादा है, तो डीसेलरेटेड मैनर में आगे जा रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो गुड हो गया। ये क्या था भाई? दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा भैया ये क्या है भाई साहब? दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सब नोट कर लेना, अभी काम आएगा थोड़ी देर में। अच्छा अगर मैं क्या करता हूं, समझना जरा गौर से, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, दिस इज माय इक्वेशन, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दूं, दिस कंप्लीट इक्वेशन डिवाइडेड बाय मास, ठीक है? किससे? कौन से मास से? जब आपने फ्लूइड का प्रेशर लगाया तो जितना मास यहां से आगे गया उतना ही मास वहां से आगे आया, इस डेल्टा एम से डिवाइड कर रहा हूं। ए प्राइम के दरमियान का मास जो अंदर गया और आगे से उतने ही इक्विवेलेंट मास आगे आया। अगर मैं इसको डेल्टा एम से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय, अपॉन में आएगा 1 अपॉन रो, सिर्फ 1 अपॉन रो बचेगा। समझ आती है बात की? प्लस ये बच जाएगा G इंटू H1 माइनस H2, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। समझ आ गई बात की? ये है पर यूनिट मास वाली आपकी बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर मैं थ्रू आउट रो से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? रो से। इसको कह दो इक्वेशन 1, बच्चे इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 को आपने मास से डिवाइड किया था, अब इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूं? रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सारे स्टेप दिखा रहा हूं क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में कोई भी स्टेप चिपका देगा वो, ठीक है। रो से मल्टीप्लाई करता हूं, तो भैया रो से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? ये पूरी इक्वेशन रो से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी रो से मल्टीप्लाई, ये टर्म भी रो से मल्टीप्लाई, ये टर्म भी रो से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया ये बनेगा रो मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस P2 1 अपॉन रो प्लस G इंटू H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसको ब्रैकेट में भेजो, ये यहां भी जाएगा और वहां भी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जनाब P1 माइनस P2, रो से रो मर गया यहां पे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है रो G इंटू H1 माइनस का H2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस का हाफ रो V1 स्क्वायर। 1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, 2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। तो जनाब P1 को यहां रहने दिया, ये माइनस P2 था, वहां जाके प्लस का P2 हो गया। देखो रो GH1 1 वाली टर्म एक तरफ, यानी कि रो GH1 एक तरफ, माइनस का रो GH2, देखो प्लस माइनस है माइनस, तो माइनस वाला रो GH2 वहां चला गया, प्लस का रो GH2। अब देखना हाफ रो V2 स्क्वायर, 2 वाली टर्म इधर, तो जनाब हाफ रो V2 स्क्वायर, माइनस वाली टर्म मतलब ये प्लस 1 वाली टर्म इधर, हाफ रो V1 स्क्वायर। नजर आ रही है आपको डेरिवेशन? P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर आ रहा है P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर के बराबर। क्या इतनी बात समझ आती है? यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ रो V स्क्वायर के बराबर है, दिस इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट। ये है बर्नौलीज इक्वेशन। एक्चुअल इक्वेशन आपकी ये थी। इसको आपने क्या करा? पहले डेल्टा एम से डिवाइड किया, फिर किससे डिवाइड किया? आपने रो से मल्टीप्लाई किया।
डेल्टा एम से डिवाइड किया और रो से मल्टीप्लाई किया। इसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर पर यूनिट वॉल्यूम क्यों कहते हैं, जरा ये भी बता दें इसे आप। देखो इसे भी समझ लो क्यों कहते हैं बच्चे, पूरा कॉन्सेप्ट ना क्लियर करके जाना, बिल्कुल क्लियर करके जाना। देखो इसे पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। देखो भैया अभी आपकी जो प्रेशर एनर्जी थी वो क्या आई थी, प्रेशर एनर्जी से क्या मुराद है, जितना उसने वर्क डन किया वही प्रेशर एनर्जी है। तो क्या बनेगा P1 माइनस का P2, ऐसे ही था, P1 माइनस का P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो। भाई साहब अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब है यहां पे डेल्टा भी आ जाएगा उठ के, बस ऐसे ही। अब जरा समझना, इस डेंसिटी को अगर मैं ओपन करता हूं ये बनेगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया, ये V से ये V मर गया, ये और ये मर गया। P1 माइनस P2 क्या बच रहा है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो P2 को आप वहां ले गए थे, P1 को यहां रहने दिया, तो ये क्या चीज है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मजीद समझ लो, देखो आपके पास अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ रहा था, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो, आप बोलोगे सर डेल्टा एम जी एच आ रहा है, ऐसे था। अब अगर आपको बोला जाए भैया पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा वी से आपने डिवाइड कर दिया, तो भैया यहां देखना जरा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी क्या होता है, रो, तो ये बन गया रो जी एच। देख रहे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर यहां क्यों P1 माइनस P2 आ रहा है, इसलिए बच्चे के मैंने नेट प्रेशर एनर्जी को डिवाइड किया है। आप एक का भी कर सकते हो, आप पीछे अपनी डेरिवेशन में जाके देखो, P1 वाले ने जो काम किया था, P1 वाले ने जो काम किया था वो आपके पास क्या आ रहा था, P1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम अपॉन रो आ रहा था। P1 डेल्टा वी था, यही था ना आपके पास, इसको डिवाइड कर लो डेल्टा वी से, तो भैया डेल्टा एम अपॉन वी बन जाएगा, वी से ये मर जाएगा, डेल्टा एम से ये मर जाएगा, ये P1 आ रहा होगा। ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा वी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी क्या हो गया, रो हो गया, क्या बनता है, हाफ रो वी स्क्वायर। पर समझ में आ गया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। अब समझना ये आपको बता क्या रहा है, इस इक्वेशन से हमारा हासिल व वसूल क्या है, हमें समझ में क्या आ रहा है। देखो भैया मैंने आपको कहा था बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है, बर्नौली की इक्वेशन ये है कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है, बहता हुआ फ्लूइड है, उसकी टोटल एनर्जी को एक एक्सप्रेशन में शो करता है। तो आपके पास कोई भी फ्लूइड जो फ्लो करता है उसके पास तीन टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है प्रेशर एनर्जी जो फ्लूइड लगाते हैं एक दूसरे पे, एक पोटेंशियल एनर्जी जो उनकी हाइट की वजह से है जमीन से, एक काइनेटिक एनर्जी जो उनके बहने की वजह से। समझ आ गया। तो वो कहता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो ये आपके पास एक पाइप है, तो इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे तीनों एनर्जीज का जो सम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सुना सुना लग रहा है, सारी एनर्जी का सम कांस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौली की जो इक्वेशन है वो फ्लूइड डायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही शक्ल है। पॉइंट समझ में आया? क्या कह रहा है कि भाई एक फ्लूइड बह रहा है, किसी भी पॉइंट पे तीनों एनर्जीज का सम कैसा होगा, कांस्टेंट। ये नहीं कहा कि प्रेशर एनर्जी हर जगह एक बराबर होगी, पोटेंशियल हर जगह एक बराबर होगी, काइनेटिक हर जगह एक बराबर होगी, नहीं, ये कहा तीनों एनर्जीज का सम हर जगह पे एक बराबर होगा। समझना, देखो ये वाले पॉइंट को देखो और इसको देखो, अगर हम जमीन से बात करें तो ये वाला पॉइंट जमीन से थोड़ा नीचे है और ये वाला पॉइंट जमीन से ऊपर है। इसका मतलब यहां पे जो फ्लूइड मौजूद होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और बाकी की जो एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर वो कम हो जाएगी। यहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जो प्रेशर एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ताकि इन तीनों का सम वही आए जो यहां पे तीनों का सम था। अब आप सोचो, आपने कभी नोट किया है जो एक बिल्डिंग होती है 4 फ्लोर 3 फ्लोर की, उसके अंदर टैंकी कहां होती है, छत पे। तो टैंकी के बिल्कुल नीचे वाले जो लोग होते हैं, जो 3rd फ्लोर पे रहते हैं या 4th फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊपर छत पे रह रहे हैं, वहां पे क्या सीन होता है, पानी की जो टूटियां होती हैं, टैप होते हैं, फॉसेट्स होते हैं, उनके अंदर प्रेशर नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि हाइट के ऊपर है, तो वहां पे जो फ्लूइड मौजूद है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी
कम हो जाएगी, ताकि इन तीनों का सम कैसा है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे पानी बहता हुआ नीचे आता है, पाइप से नीचे आ रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर वाले लोग हैं उनके पास प्रेशर धमाकेदार आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्लूइड नीचे आ गया तो उसकी ग्राउंड के रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो काइनेटिक जो वो है प्रेशर एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और तरह से देख सकते हैं कि हमने ये काम बिल्कुल ठीक किया है। उस पर जाने से पहले, एक और तरह पे जाने से पहले यहां जरा एक चीज समझ लेना, बल्कि पहले वही देख लो। देखो यहां पे आपके पास देखो आपके पास ये इक्वेशन है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर। ये दो पॉइंट है, मान लेते हैं। दो पॉइंट कौन से? ये हमारे पास कोई एक पाइप है, ठीक है भैया, ये दो यहां पे एक कोई पॉइंट आपका 1 है, यहां पे एक कोई पॉइंट आपका 0.2 है, ठीक है, ये कोई पॉइंट आपका 2 है। समझ आ गई? और ये हमारा ग्राउंड है भाई लोग, यहां से इसका रेफरेंस हमारे पास H1, यहां से इसका रेफरेंस हमारे पास H2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में प्रेशर डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो फ्लूइड है ना वो इसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ है। ट्रैप होने का मतलब ये कि मैंने दोनों पॉइंट्स यहां बंद किए हुए, एंड कैप लगाए हुए, ट्रैप हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। मतलब ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर भी क्या हो गया, 0 हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं P2 को यहां लाऊं और इस भाई को वहां ले जाऊं तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1 बनेगा ये। अगर मैं कहता हूं P1 माइनस P2 तो ये आ रहा है मेरे पास रो जी, ब्रैकेट में आ रहा है H2 माइनस H1। बोलो हाँ या ना? आप में से जितने लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा है उसमें आप याद करना, हमने ये बात पढ़ी थी कि आपका जो स्टैटिक फ्लूइड होता है, आपका जो स्टैटिक फ्लूइड होता है, हमारा पूरा अपथ्रस्ट का टॉपिक इसी पे बेस करता था। मान लो यहां का प्रेशर अगर P0 है और अगर आप H डिस्टेंस नीचे आओगे तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो होगा P0 प्लस रो जी एच। सरफेस टेंशन में भी बताई थी ये बात, सिंध बोर्ड वालों ने 11 में पढ़ा होगा, बाकी सारे बोर्ड वालों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। सरफेस का प्रेशर जो भी है, अगर आप H डिस्टेंस नीचे आ गए तो प्रेशर विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ रो जी एच। कोई चीज आ रही है? देखो जरा गौर से। हमने माना कि फ्लूइड स्टैटिक है, दोनों तरफ एंड कैप लगे हुए, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा। तो भैया जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर में जो डिफरेंस होगा वो कैसे आएगा, रो जी एच टाइम बढ़ जाएगा। और एच क्या है, H2 माइनस H1, यहां और यहां की हाइट का डिफरेंस। तो वही आ रहा है, साबित हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। फिर जब आप देखोगे इसी तरह से आप देखोगे तो आपकी किताब वाले जो है वो जो रो जी एच की टर्म है इसे कहते हैं ये स्टैटिक प्रेशर है और ये क्या है, डायनामिक प्रेशर है। क्यों भैया? अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो भी रो जी एच वाला पार्ट तो एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। इसे स्टैटिक कह रहे हैं और इसे डायनामिक प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं, उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद बिल्ड करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने बलूचिस्तान बोर्ड की एक एग्जांपल है जो बलूचिस्तान की ही एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, BMC, ठीक है। आपने यहां पे वीडियो को पॉज करना है, पहले सवाल पे अपना दिमाग लगाना है। हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से इन डिटेल पढ़ चुके हैं, इसको आप देखो जरा जल्दी से, ठीक है। चलो भैया, 4 मार्च का दिन है, दिन के बज रहे हैं 11:30 और हम पढ़ रहे हैं हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। बस ये खत्म ही होने वाला है, आगे इसके 2 या 3 लेक्चर, मेरे ख्याल 2-3 लेक्चर ही और हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे हमारी बर्नौलीज इक्वेशन की, ठीक है। चलो देखो, चलो भैया अटेम्प्ट किया। देखो क्या कहता है, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। हॉरिजॉन्टल पाइप है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है भाई लोग, नॉन यूनिफॉर्म है। कोशिश करा करो कि हमेशा अपने पास डायग्राम एक लाजमी बना लो। इससे क्या फायदा होगा कि आपको आइडिया होता रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब आपके पास
ये मैंने इसलिए ड्रॉ करके दिखा दिया कि आपके पास मेरे बच्चे जब हॉरिजॉन्टल पाइप की बात करेगा ना, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपका ग्राउंड है, डेटम लेवल है, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप हाइट कंसीडर कर रहे हो, एक पॉइंट यानी कि एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के दरमियान में जो हाइट है, इनमें कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब यहां और यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। ये मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पाइप का। नॉन यूनिफॉर्म, एक का एरिया ज्यादा एक का एरिया कम है। कहता है एट वन पॉइंट द प्रेशर इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। पास्कल इक्विवेलेंट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ध्यान में रखिएगा। अगर ये एटीएम में दिया हुआ होता ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भैया एक एटीएम में होता है 101,325, जिसे आप ना थोड़ा सा राउंड ऑफ करके बोलते हो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शायद याद आ रहा हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आता है। तो अगर एटीएम में होता तो उसे आप कन्वर्ट करते पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आगे कहता है वेयर एज द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसे 0.1 कह देते हैं, इसे 0.2 कहते हैं। 0.1 पे आपको इसने प्रेशर दे दिया और स्पीड दे दी। 0.2 पे कहता है हाउ मच प्रेशर फॉल्स डाउन एट अनदर पॉइंट। उस पॉइंट की बात कर रहा है 0.2 की, वहां कितना प्रेशर गिर जाएगा जहां पे स्पीड ऑफ वाटर क्या है 8 मीटर पर सेकेंड है। यहां स्पीड 2 थी, यहां से आगे जाते जाते स्पीड क्या हो गई 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आपने बताना है प्रेशर फॉल डाउन कितना होगा। प्रेशर फॉल डाउन से मुराद है आपने डेल्टा पी बताना है। डेल्टा पी मतलब इधर का प्रेशर तो इसने बता दिया है, इधर का प्रेशर आप निकालोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे तो पता चलेगा कितना प्रेशर गिर गया। समझ आ गई? सर प्रेशर गिरेगा क्यों? ओ भैया स्पीड बढ़ रही है ना। भाई अभी तो आपने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। तो भाई सर ये टर्म तो वैसे शार्ट हो गई क्योंकि जो यहां पे रो जी एच है वही वहां पे रो जी एच है। तो भैया दिस प्लस दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन अ फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये तो बड़ा था। तो भैया जब V कम हो रहा है तो P ज्यादा है, तो यहां V कम है यहां P ज्यादा है, वहां जाके V बढ़ जाएगा तो P ऑटोमेटिकली क्या होगा कम हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं ये अप्लाई करूं तो P1 रो जी एच वन हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यही बनता है भाई साहब। अब चूंकि आपके पास H1 H2 तकरीबन एक बराबर है, इसने कहा हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो भाई साहब ये टर्म और ये टर्म तो मार्केट से हो गई शार्ट, एक दूसरे को काट दिया, कैंसिल कर दिया। P1 आपको कितना दिया है भाई 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 पास्कल। पास्कल बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाफ रोज क्या चीज है डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं वाटूर की बात कर रहे हैं, और वाटूर की डेंसिटी क्या होती है 1000 होती है, 10 पावर 3 होती है। तो भैया 1000 हो गया। V1 स्क्वायर 0.1 पे वेलोसिटी दी हुई थी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। P2 आपको मालूम करना है, हाफ ये हो जाएगा 1000। V2 वो आखिरी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई 8 मीटर पर सेकंड। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बनता है 32 बनता है, ये क्या बनता है 2 बनता है। ठीक है, ये बनता है जनाब 4.5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं, उसको भी यही ले आओ ना। 32 इंटू 10 पावर 3 प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस का 32 इंटू 10 पावर 3 विल बी इक्वल टू P2। ठीक है, माइनस कर देंगे भाई साहब, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस क्या बचता है 30 इंटू 10 पावर 3। सही, अगर मैं ये 0 यहां से हटाऊंगा तो एक 10 बच जाएगा, ये तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 पावर 3 से, तो 10 पावर 4 हो जाएगा। भैया 10 यहां आ गया। ठीक है, माइनस होता नजर आ रहा है। 4.5 में से 3 निकालो क्या बचता है 1.5 और आगे आ गया 10 पावर 4। 10 पावर 4 कॉमन लिया, 4.5 में से 3 को माइनस कर दिया, तो यहां का प्रेशर कितना आ रहा है 1.5 इंटू 10 पावर 4। प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपने मालूम क्या करना है डेल्टा पी निकालना है इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस। तो भैया यहां प्रेशर था 4.5 इंटू 10 पावर 4, वहां का प्रेशर कितना आ गया वहां का आ गया 1.5 इंटू 10 पावर 4, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 इंटू 10 पावर 4 पास्कल। यानी कि इधर से इधर जाते हुए आपका जो प्रेशर गिरा वो कितना गिरा 3 इंटू 10 पावर 4 पास्कल गिरा। समझ में आ रहा है कितना गिरा 3 इंटू 10 पावर 4 पास्कल, या 0.3 ATM गिर गया। कैसे भैया, इसको लिख सकता हूं 0.3 इंटू 10 पावर 5, और एक ATM में 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल होता है, तो डिवाइड कर दिया ना भैया, यहां से यहां आने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, यूईटी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
यकीनन आप इस क्वेश्चन को देख के बेहोश होने वाले होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था 2005 के अंदर भी, जब ये क्वेश्चन पहली बार अपेयर हुआ था ई-कैट के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत खूबसूरती से आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन की पूरी फिजिक्स को चेक करेगा। पढ़ो सवाल को जरा, और इस सवाल के अंदर ना आपको उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके तहत ऑप्शन दिए हुए, आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कहता है नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी की बात कर रहा है, ठीक है। बस उसने वहां पे उसको ऐसे लिख दिया, नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन अलोंग अ ट्यूब। स्ट्रीमलाइन मोशन लेमिनार फ्लो टू ट्यूब ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ट्यूब इज इंक्लाइंड इन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर, फिगर बना के दी हुई है। ऐसे ना लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये डायग्राम एज इट इज बनी हुई आई थी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, ठीक है। आगे कहता है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ए, इस पॉइंट की वेलोसिटी उसने दे दी 1 मीटर पर सेकेंड। आगे आपको कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बोथ एंड इज, दोनों एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया इसने रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों जगह का दे दिया, जमीन से दोनों की हाइट दे दी, इधर की वेलोसिटी भी इसने कहीं दे दी ना, अभी पढ़ी थी हमने 1 मीटर पर सेकेंड। लिख लेते हैं यहां पे v1 का वैल्यू इसने आपको दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा ये ग्राउंड है जहां से इसने रेफरेंस हाइट दी हुई है। कहता है पार्ट 1 में कहता है v2 का वैल्यू है 0.5। अच्छा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आपने वैलिडेट करनी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये ठीक है। कहता है ये है v2 इक्वल 0.5 मीटर पर सेकेंड, वर्क डन बाय प्रेशर, पूरा प्रेशर लिखा हुआ था, मैंने पी लिखा है, पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस। 4 चीजें इसने दी। कहते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन से, इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है। 1 और 3 में जो लिखा हुआ है वो ठीक है, 1 2 3 इन तीनों में जो लिखा है वो ठीक है, सब में जो लिखा है वो ठीक है, या 1 3 4 में जो लिखा है वो ठीक है। आपने वीडियो को यहां पे पॉज करना है और सवाल को अटेम्प्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग के ढकने खुल रहे होंगे, ठीक है। चलो मैं मान के चलूंगा आपने वीडियो पॉज कर ली, सवाल को अटेम्प्ट कर लिया। तो भैया जब मैंने भी आपको कार्रवाई पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताई थी जो मेन इक्वेशन थी वो ये थी, P1 माइनस P2 डेल्टा एम बटे में आ गया रो प्लस डेल्टा एम रो इंटू जी, कुछ ऐसा याद आ रहा है, डेल्टा एम इंटू जी। आगे क्या था आपके पास H1 माइनस का H2, ऐसे ही याद आ रहा है। अब वहां लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, इसको हम सवाल की हमने हर चीज तो बच्चे यहां पे लिख ली है ना, एक काम करते हैं सवाल को ही मिटा देते हैं, ठीक है। सवाल को मिटा देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये एरिया मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं कहीं पे, और इस सवाल को बाकी को मिटा देते हैं। बच्चे वो नजर नहीं आएगा ना वहां पे, फायदा नहीं है, फिर दोबारा मिटाना पड़ेगा, फिर आधा सवाल कहीं और हो रहा होगा, आधा कहीं और हो रहा होगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं। अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी दैट वाज P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम, डिवीजन में क्या था हमारे पास रो प्लस डेल्टा एम, आगे था हमारे पास जी, H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने मेन पढ़ी थी। अच्छा मैंने आपको बताया था ये क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर, टोटल वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। अभी ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम कब आएगा, जब डेल्टा एम से डिवाइड कर देंगे और रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद है। अच्छा ये क्या था आपके पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है अभी, ये डेल्टा एम से डिवाइड करना है फिर रो से मल्टीप्लाई करना है, वो अभी तक नहीं किया। सबसे पहला काम, मैं आउटपुट की वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं। आउटपुट वेलोसिटी निकालने के लिए तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। भैया यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम यहां दाखिल हुआ, यूनिट टाइम में उतना वॉल्यूम वहां से निकलेगा, यही चीज है। तो भैया यहां का जो एरिया है वो तो हमें पता है ना, ये रहा 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और भाई साहब यहां की वेलोसिटी भी उसने आपको बता दी है 1। तो भैया A2 यहां का कितना दिया हुआ है, इधर का एरिया कितना है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और जनाब V2 तो आपको मालूम करना है, जो मर रहा है मार दो, 10 पावर माइनस 3 से ये मर गया, 8 को वहां बेच के डिवाइड कर देते हैं। तो भाई साहब V2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये तो सही इंफॉर्मेशन है, आउटपुट की वेलोसिटी आ गई। अब वर्क डन बाय प्रेशर निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं अगर डेल्टा एम से डिवाइड करूंगा तो सारी इक्वेशन से डेल्टा एम खत्म हो जाएगा, ये सब जगह से डेल्टा एम क्या हो गया मेरे बच्चे, खत्म हो गया, याद आ रहे हैं। अबे यहां पे
सॉरी यहां पे भी बच्चे डेल्टा एम था, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां डेल्टा एम था एक्चुअल इक्वेशन में, ठीक है। कमेंट नहीं करने लग जाना कि सर भंड मार दिया, बता दिया मैंने, ये डेल्टा एम, ये डेल्टा एम, यहां भी डेल्टा एम था। डेल्टा एम यहां से कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, या डेल्टा एम तो थ्रू आउट डिवाइड कर दो। एक स्टेप, अगला स्टेप क्या था, रो से मल्टीप्लाई करना। जब रो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फैक्टर भी खत्म हो गया आपके पास, तो ये बच जाएगा P1 माइनस P2, यहां आ जाएगा रो, यहां भी आ जाएगा रो, यही एक्सप्रेशन थी। ये क्या था, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही था ना भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम बताइए, तो भाई साहब आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, रो जी H1 माइनस H2, यही पढ़ा था। अच्छा, रो कितना दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी है 1000, ये लिखी हुई है, वो मिटा दी मैंने, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, H1 यहां वाले की हाइट कितनी है 2 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, H2 की हाइट कितनी की मैंने 5 मीटर, ठीक है। तो 2 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ रहा है 10 पावर 4, और यूनिट विल बी जूल पर मीटर क्यूब। भैया कॉन्सेप्ट को फील करते चलना जो कुछ कर रहे हैं। यूनिट जूल पर मीटर क्यूब क्यों आया भैया, जब यहां पे डेल्टा एम था तब ये बेसिकली थी वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपने डेल्टा एम तो पहले मार्केट से स्टार्ट कर दिया डिवाइड करके, फिर आपने रो से मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो ये होती है आपके पास mgh, ठीक है। जब आप पहले इसको मास से डिवाइड कर रहे हो तो ये आपके पास हो गई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब आप क्या कर रहे हो, रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं तो यहां डायरेक्टली चेक कर लो भाई, ये है mgh, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, m/v क्या बनता है, रो बनता है, तो बन गया रो gh। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपके पास वो रो gh। समझ जाना, कॉन्सेप्ट में घपला नहीं करना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ रहा है, माइनस का 3 × 10 पावर 4, ये सही है यानी कि, और ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो नहीं आ रहा हमारा आंसर, हमारा तो ये आंसर आ रहा है। फिर एक और चीज मैंने बताई थी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो नेगेटिव आएगा। फ्लूइड यहां से यहां जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो चेक करो उसका वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझ आ गई बात की। यही अगर वो पलट के बनाता तो दिस वर्क डन वुड हैव बीन व्हाट, वुड हैव बीन पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फिर वहां पे डिक्रीज हो रही होती। खैर, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है, गौर से सुनना। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है मेरे बच्चे, अच्छे से देखो, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई ये है वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन आपको ना यहां का प्रेशर पता ना यहां का प्रेशर पता, प्रेशर ही नहीं पता। अब क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, ये आपने निकाल लिया, ये अगर मैं निकाल लूं, इसको वहां बीच के माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, चेक करना जरा। ये मैंने अभी निकाला था, वरना दोबारा निकाल लो। मैं क्या निकाल रहा हूं, ये चीज निकाल रहा हूं P1 माइनस P2, और ये है क्या, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर एनर्जी। तो भाई साहब ये कितना है हमारे पास 10 पावर 3, और ये g हो गया तो 10 पावर 4, H1 माइनस H2, तो भाई ये 2 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस का 3, हाफ। ये हो गया मेरे पास जनाब 10 पावर 3 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 स्क्वायर मतलब यहां का स्क्वायर, यहां की वेलोसिटी क्या थी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, ठीक है। v1 मतलब यहां की वेलोसिटी क्या है 1 है, ये हो गया हमारे पास। ये यहां माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो बनता है 3 × 10 पावर 4, 10 पावर 4 मतलब ऐसे लगा दी 4 जीरोस मैंने। और भाई साहब ये क्या बनता है, देखना जरा, 10 पावर 3 का मतलब क्या है 1000, 1000 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बनता है भाई 500। 1/4 माइनस 1, तो भाई इसको 4/4 लिख सकता हूं एलसीएम सेम करने के लिए, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, यही बन रहा है हमारे पास, ये सही है। अच्छा, ये हो गया जनाब हमारे पास 30,000 प्लस माइनस द माइनस। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो जनाबे वाला 3 को 500 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है ये होता है हमारे पास 1500, डिवीजन में क्या आ गया 4 आ गया। सॉल्व कर लो भाई साहब इसको, 4 3 क्या होता है 12 होता है, 15 में से 12 गया 3 यहां आ गया, 4 7 होता है 28, 2 यहां आ गया, 4 5 होता है 20। 30,000 में से अगर मैं 375 निकालूं तो ये बनता है 29,625 मेरे ख्याल से, यही बनता है, यही बनता है 29,625 बचता है। वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ रहा है बच्चे, 29,625 आ रहा है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2.9625 × 10 की पावर 4, डेसिमल को मैंने 4 स्टेप इधर मूव कर दिया, तो यही बनता है हमारे पास जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या यही गिवन है, नहीं ये नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, तो ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा है 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। पॉइंट समझ में आ गया, चलो
कॉपी कर लो जल्दी से, इस लेक्चर की समाप्ति की तरफ जाते हैं। चलो मेरे बच्चे अब यहां पे जरा जल्दी से देखो गौर से। बच्चे अब आइडिया हो रहा है लेक्चर्स लेंथी क्यों हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर करने होते हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके ई कैट एमडी कैट लेवल पे आए तो आप वो हल कर सको। आप लेक्चर लो, इसके बाद आप अच्छे से अच्छे ई कैट एमडी कैट की किसी कोचिंग में जाके बैठ जाओ। लेक्चर में जर्रा बराबर फर्क नहीं मिलेगा आपको। किसी दिन मेरा लेक्चर 20 होगा, उनका 19 होगा, किसी दिन मेरा लेक्चर 19 होगा, उनका लेक्चर 20 होगा। जितने अच्छे क्वेश्चंस पॉसिबल है सब यहां पे आपको हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल लेक्चर में यहां पे आपको डिलीवर की जाती है। अब बच्चे हमने जो अभी पढ़ा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। अब जल्दी से देख लो ये क्या क्या चीजें थी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। अगर मैं पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, रो जी से डिवाइड कर दूं, रो जी से डिवाइड कर दूं अगर मैं पूरी इक्वेशन को, तो भाई साहब ये बनता है P डिवाइडेड बाय रो जी प्लस यहां पे रो जी से रो जी मर जाएगा, सिर्फ H बचेगा। यहां पे हाफ, जब रो जी आएगा रो से रो मर जाएगा, यहां सिर्फ जी बचेगा और यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर। समझ आया? किससे डिवाइड किया, रो जी से डिवाइड किया। एक तरीका तो ये था यहां पे आने का, इस इक्वेशन पे आने का। एक और तरीका तो आपको किताबों में मिलेगा, वो ये है, अभी आपने पढ़ा था P इंटू डेल्टा एम बाय रो प्लस डेल्टा एम जी एच प्लस हाफ डेल्टा एम वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। यही पढ़ा था। ये क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट कुछ नहीं है अभी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को वेट से डिवाइड कर दूं, वेट क्या है, mg, तो भैया देखना जरा, वेट से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा mg, इसको डिवाइड करूंगा हो जाएगा डेल्टा mg, डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा डेल्टा mg। देखो भाई साहब, डेल्टा m से डेल्टा m मर गया, p अपॉन रो जी, डेल्टा mg से डेल्टा mg मर गया h, डेल्टा m से डेल्टा m मर गया v स्क्वायर अपॉन 2g। तो बाज लोग जो मेन इक्वेशन होती है उसको वेट से डिवाइड करते हैं, बाज लोग यहां को रो जी से डिवाइड करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन आती है। अब ये एक्सप्रेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे माजी में आपके डायमेंशन के क्वेश्चंस आए हुए। कैसे बच्चे, ये कहलाता है प्रेशर हेड। क्या कहलाता है, प्रेशर हेड। समझ आ गई क्या है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड को डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन बाय, और से सुनना, यहां से डिफाइन कर रहा हूं, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर हेड, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। समझ आ गई, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, यह कहलाता है पोटेंशियल हेड। क्या कहलाता है, पोटेंशियल हेड। कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, यह कहलाता है काइनेटिक हेड। कैसे डिफाइन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। डायमेंशन अगर आपसे पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल हेड की डायमेंशन क्या है, तो यह बात हमें पता है, एक जैसी यूनिट वाली चीजें ऐड होती हैं, तो एक जैसी डायमेंशन ऐड होती है, तो भाई इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी होगी, वो इसकी होगी। तो अगर आपसे कोई बोले प्रेशर हेड की डायमेंशन बताओ, तो आप बोलो भाई इसमें ऐड हो रहा है तो डायमेंशन विल बी एल। निकाल भी सकते हो भैया। प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, मीटर के ऊपर चला गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा, जो मर रहा है मार दो, मीटर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया, ये बनता है। यहां क्या है, न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या होता है, एम ए क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही बनता है। पर समझ में आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर चला गया, किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, क्या बचता है यहाँ पे, मीटर बचता है। तो इसकी यूनिट मीटर बच रही है, ये मीटर है, ये भी क्या होगा, मीटर होगा। समझ आ गई बात की, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक लास्ट चीज जिसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट से समझा के अपना कॉन्सेप्ट एंड करूंगा। मैंने आपको कहा था कि जो बर्नौली की इक्वेशन है वो क्या बात कहती है, वो कहती है टोटल एनर्जी किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की हर पॉइंट पे कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आगे हम पढ़ेंगे, टॉरिसेलिस थ्योरम पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे, एरोफॉइल पढ़ेंगे, कुछ कॉमन एप्लीकेशन। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हवा तेज चलती है तो जो टीन की छत होती है वो उड़ जाती है। वो क्यों उड़ती है, जरा नोट करो भैया। आपके पास यहां अंदर भी एयर है और बाहर भी आपके पास क्या है, एयर है। जब हवा तेज चलती है, ऐसे हवा तेज चल रही है, हवा तेज चलती है, हवा के तेज चलने का मतलब है
एयर की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो एयर की स्पीड ज्यादा होने का मतलब है बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे कि जो फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहां है एयर का तकरीबन थोड़ा ही ऊपर यहां पर है, तो तकरीबन एक ही बराबर है, कोई खास फर्क नहीं है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो भैया बाहर आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया, वहां पे कम हो गया, लो एयर पॉकेट्स डेवलप हो गई, लो एयर प्रेशर हो रहा है। अभी अंदर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जाहिर है अंदर एयर हवाउड़ी थोड़ी कर रही है, हवा तो तेज बाहर चल रही है, तो यहां पे आपके पास स्पीड कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा नीचे ज्यादा प्रेशर लगेगा और ये टीन की छत आपकी उड़ के चली जाएगी। आपने नोट किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल को अपने पजामे के साथ घिसते रहते हैं, एक साइड शाइनी होती है एक साइड रफ होती है ताकि बॉल स्विंग करे, वो बर्नौली इक्वेशन की वजह से। आपका स्फिग्मोमैनोमीटर बर्नौली की वजह से काम करता है, पढ़ेंगे ये सारे अभी हम आगे, ठीक है। और कौन सी मिसाल आपको समझा दी जाए, और आपने देखा होगा बच्चे आपके पास अगर एक ट्रक तेजी से मूव करता हुआ जा रहा है, फास्ट मूविंग ट्रक है और आप यहां किनारे पे खड़े हुए हो सड़क के, तो भाई जो ट्रक के साथ एयर चल रही होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। आप यहां खड़े हुए हो, मान लो आपके साइड में जो एयर है उसकी स्पीड तो नॉर्मल है ना भाई, ट्रक सामने से गुजर रहा है आपके, आप खड़े हुए हो साइड में, रोड के साइड पे खड़े हुए हो, वहां पे एयर की स्पीड क्या है, नॉर्मल है, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब सामने आपके पास ये होगा ना, सामने से गुजरती हुई एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां प्रेशर कम होगा, पीछे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको लगेगा आपको पीछे से कोई आगे की तरफ धक्का दे रहा है। यही वजह आपको कहा जाता है कि ट्रेन की पटरी कहते हैं जब ट्रेन गुजरे तो आप प्लेटफॉर्म के करीब खड़े ना हो, आपको लगेगा पीछे से किसी ने पुश किया है। क्यों? ट्रेन तेजी से गुजरती है, वहां वाले एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई, तो प्रेशर वहां कम हो गया। आपके जो पीछे है प्लेटफॉर्म है वहां पे पीछे एयर की नॉर्मल स्पीड है, तो एयर की स्पीड कम है सामने के हिसाब से जहां से ट्रेन गुजर रही है, तो प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसे आपको फील हो रहा है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये चीज शो भी करता हूं, देखो जरा गौर से, गौर से। ये मेरे पास दो सिंपल से पेजेस हैं। अब देखो इसको मैंने ऐसे रखा यहां पे, अब होगा क्या, देखो नोट किया, फिर देखो क्या हुआ। जब मैंने तेज फूंक मारी तो तेज फूंक मारने से यहां पे इन पेजेस के दरमियान में जो एयर था उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तेज हो गई, तो प्रेशर कम हो गया। इधर और इधर के मॉलिक्यूल की स्पीड नॉर्मल है एयर की, यानी कि अंदर के मुकाबले में स्पीड कम है, तो यहां प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, तो ये इन कागज को अंदर की तरफ दबा रहे हैं। गौर से देखो, ये देखो गौर से, चेक किया, और समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आया। यहां पे एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, साइड पे एयर के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है उसका क्या सीन है, वो कम है, तो प्रेशर ज्यादा है, तो वो अंदर की तरफ पुश कर रहा है। तो भाई साहब ये हमारे पास था बर्नौली का इक्वेशन। हमने सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आसान भाषा में क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी बहते हुए फ्लूइड की टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट, एट दैट टोटल एनर्जी इज सम ऑफ थ्री एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसकी बहुत सारी कहानियां पढ़ ली। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ये होता है, प्रेशर हेड मिटा दिया, ठीक है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे प्रेशर डेंसिटी कहते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट देखे, मुझे बताना कि क्या आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी। अगला लेक्चर हमारा इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा, जहां हम वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे और टॉरिस सीरीज थ्योरम पढ़ेंगे।